आने वाले दिनों में बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो आएंगी हमारी दुनिया में, जो इन लोगों ने प्लान किया हुआ है, जो दुनिया में जिनका इस वक्त दुनिया पे कब्जा हो चुका है, यूं कह ले। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इनके कब्जे से आजाद हो। इन्होंने हमें धोखा देने के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स में दुनिया को डिवाइड किया हुआ है। किसी कंट्री को इन्होंने टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है, जैसे नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। कोई किसी कंट्रीज पे इन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई है, वो सब की सब जो हैं वो इनके कंट्रोल में है। जो कंट्री इनके कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वहां पे ये एक फसाद शुरू कर देते हैं। ब्राजील में इन्होंने एक बहुत बड़ा फसाद शुरू किया, क्योंकि जो ब्राजील का बोल्सोनारो जो उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, और 80% ब्राजील उसके साथ खड़ा था और खड़ा है, लेकिन इलेक्शन फ्रॉड करके इन्होंने उसे रिमूव कर दिया। तो इसी तरह ट्रंप जो था, अगरचे ट्रंप भी इन्हीं का ही हिस्सा है, ही इज आल्सो अ प्लेयर, अ पार्ट ऑफ देम, लेकिन बहरहाल उसमें थोड़ी सी शर्म हया है और वो इतना ज्यादा इविल माइंडेड नहीं है। तो उसको रिमूव करके ये लोग अमेरिका में एक मेंशिया पेशेंट को, जो बाइडेन को ले आया, प्रेसिडेंट बना दिया उसको। तो ये लोग, इन लोगों का कब्जा है। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आप में से काफी लोग जानते होंगे कि जो लोग मुझे 2020 से सुन रहे हैं, 2020 से, मैंने उसके बाद उस वक्त सब कुछ आपके आगे खोल के रख दिया था कि दुनिया को 3 सेंटर से ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी, लंदन सिटी और वेटिकन सिटी। ये 3 पावर सेंटर्स हैं, असल पावर सेंटर है, जहां से बैठ के ये इविल माइंडेड लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये खुद करवाते हैं ये प्रोपेगेंडा भी, कि जी ये यहूदी हैं जी, ये ज़ायनिस्ट हैं जी, ये फलाने हैं जी, ये ढिमकाने हैं जी। ये बिल्कुल ना यहूदी हैं, ना ईसाई हैं, और ना ही एथियस्ट हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, यानी एथियस्ट वो होते हैं जिनका कोई वो खुदा पे यकीन नहीं करते, उनका कोई रिलीजन नहीं होता। ये एथियस्ट भी नहीं है, इनका रिलीजन है। ये सैटनिस्ट है, ये सैटन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इन चीजों को अपने पुराने प्रोग्रामों में बड़ा डीपली जो है आपके आगे एक्सप्लेन किया है कि ये कहां से ये फ्रॉड शुरू हुआ और कैसे ये फ्रॉड आगे बढ़ता गया, और किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर जो है उसको इस्तेमाल किया गया। और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इन्होंने यूएस को वर्ल्ड पावर बना दिया। पहले ब्रिटिश को इन्होंने वर्ल्ड पावर रख के पूरी दुनिया पे कब्जा करके अपने पपेट इंस्टॉल किए, वहां से लूट मार की। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जब इन्होंने कब्जा किया तो खरबों डॉलर, ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस अपॉन ट्रिलियंस ये लूट के ले गए हमारे इंडियन रीजन से। याद रख लें मेरी बात कि हम लोग दुनिया के अमीर तरीन खित्ते में रहते थे। हम लोग अमीर तरीन खित्ते के बासी थे। हम लोग दुनिया के अमीर तरीन खित्ते के बासी हैं। इन्होंने बावजूद इसके कि हमें बहुत ज्यादा लूटा है, जो 200-250 साल इन्होंने कब्जा रखा है हमारे ऊपर, उस वक्त बहुत ज्यादा टनों के हिसाब से गोल्ड उठा के ले गए, डायमंड उठा के ले गए। और उससे ज्यादा बड़ा जो इन्होंने फ्रॉड किया कि ये जो वहां पे हमारे जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती थी, कॉटन थी, टी थी, जो इस किस्म के जो ये स्पाइसेस वगैरह होती थी, इसकी बहुत बड़ी लूट मार की। और ये जब ब्रिटिश एम्पायर ये चीजें उठा के ले जाती थी वहां से, और बदले में ये कागज देते थे हमें, जिसको इन्होंने करेंसी का नाम दे दिया था, ठीक है ना। ये जो पेपर करेंसी है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो इन लोगों ने हमारे साथ किया है। इन्होंने गोल्ड बेस्ड करेंसी हटाई। पहले गोल्ड के सिक्के चलते होते थे, सिल्वर के सिक्के चलते होते थे, वो करेंसी थी, वो सॉलिड चीज थी, वो हमारे हाथों में तो होती थी। हमें पता होता था कि ये गोल्ड है, मैं जिधर भी जाऊंगा दुनिया में मुझे इसके इक्वल अमाउंट में इसके अगेंस्ट चीजें मिल जाएंगी। इन्होंने वो सारा गोल्ड दुनिया से इकट्ठा किया और उसको इन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ अंडरग्राउंड जो वॉल्ट बना के वहां पे रख लिया, और उसकी जगह पे इन्होंने हमें फेक करेंसी, पेपर करेंसी हमें दे दी। और उस पेपर करेंसी पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया, सेंट्रल बैंक्स बना के। दुनिया में जितने सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब के सब इनके हैं, ठीक है ना। अब जब मैं ये कह रहा हूं इनके हैं, इनमें कौन? मोटी मोटी चंद एक फैमिली है, मैं बड़ी दफा नाम ले चुका हूं। रॉथस्चाइल्ड है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, रॉकरफेलर फैमिली है, मॉर्गन फैमिली है, ये जो बुश फैमिली है,
अब क्लिंटन फैमिली भी इनका पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है, क्योंकि ये लोग ढूंढते हैं, ये जो ब्रिटिश रॉयल हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में जब इनका कब्जा था तो इन्होंने ढूंढ ढूंढ के क्रिमिनल, मतलब ये इंडिया में गए तो वहां से इन्होंने नेहरू खानदान की सूरत में जो मोस्ट करप्ट और क्रिमिनल फैमिली थी उसको इन्होंने उसके हवाले कंट्रोल कर दिया। पाकिस्तान में भी जो मोस्ट करप्ट क्रिमिनल और कंप्रोमाइज्ड फैमिलीज थी उनको ये टॉप पे ले आए, और पाकिस्तान को तो खैर इन्होंने कंट्रोल ही जनरल्स और मिलिट्री और डंडे के थ्रू किया, और फिर बाद में मुल्ला डाल दिए पाकिस्तान की आबादी को कंफ्यूज करने के लिए, और मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाते रहे हैं। हम लोग जो वेस्ट में रह रहे हैं, जो यूरोप में रह रहे हैं, जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। इस वक्त पिछले हफ्ते में यूएसए के 3 टॉप के बैंक कोलैप्स कर गए, खत्म हो गए, फिनिश हो गए हैं। उनके जो अकाउंट होल्डर्स थे उनके पैसों का फ्यूचर स्टेक पे लग गया है। अब आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक है, वो 3rd लार्जेस्ट बैंक था, वो चला गया, और बिलियंस अपॉन सिलिकॉन वैली बैंक की जो वर्थ थी वो नियरली $200 बिलियन थी, ठीक है ना। और ये जितनी टेक कंपनीज हैं जैसे ट्विटर है या फेसबुक है या गूगल है, ये लोग अपना पैसा उसमें रखते थे, और वो सिलिकॉन वैली बैंक जो था वो सबसे बड़े इन्वेस्टर जो उसमें थे वो चाइनीज थग्स थे, चोर, ये डकैत जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के डकैत हैं। तो वो बैंक खत्म हो गया, फिर सिग्नेचर बैंक था वो बैंक खत्म हो गया। अब ये कल ही क्रेडिट स्विस जो यूरोप का सबसे बड़ा बैंक गिना जाता है वो कोलैप्स कर गया, उसको एक और बैंक ने उठा लिया, और उसमें बिलियंस अपॉन बिलियंस जो है ना, जो लोगों के पैसे पड़े हुए थे वो उड़ गए हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, ठीक है ना। एक पूरे प्लान के तहत बैंकिंग इंडस्ट्री को सबसे पहले ये कोलैप्स करना चाह रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री को कोलैप्स करके ये क्या करेंगे कि मतलब जैसे यूएसए है वहां से 3-4 बड़े बैंकों को रहने देंगे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, जैसे सिटी बैंक है, जेपी मॉर्गन है, इस तरह के 3-4 बैंकों को ये लोग रहने देंगे, बाकी बैंकों को फिनिश कर देंगे। अच्छा, फिर यूके में भी यही करेंगे कि यूके में भी बार्कलेस टाइप जो 2-4 बैंक हैं इनको रहने देंगे, बाकियों को फिनिश कर देंगे। यूरोप में भी यही कर रहे हैं, जैसे क्रेडिट स्विस जो है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक, यानी स्विट्जरलैंड की पहचान थी, बल्कि एक वक्त में हम हंसते होते थे कि जो दुनिया के जितने करप्ट पॉलिटिशियंस होते थे या करप्ट ब्यूरोक्रेट या करप्ट जनरल्स जो होते थे वो अपना पैसा क्रेडिट स्विस में रखवाते थे, ठीक है ना। वो बैंक अब कोलैप्स कर गया। तो इतना बड़ा एक वाकया हुआ है ये पिछले 1-2 दिन के अंदर। तो अब होने क्या जा रहा है और असल ये क्या करना चाह रहे हैं, देखें एक चीज ध्यान में रखते हैं कि ये जो बैंक कोलैप्स हो रहे हैं ना, ये करवाए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे जी कैसे करवाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने एक रूल बनाया बड़ा अजीबोगरीब किस्म का। देखें बैंकिंग सिस्टम जो है वो काम करता है कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आगे वो पैसा लोन की सूरत में देता है, वहां से वो सूद लेता है और कुछ पैसे वो हमें दे देता है, बाकी बैंक का प्रॉफिट होता है। ये एक सिस्टम इस तरह से इन्होंने हमें दिखा के बैंकिंग सिस्टम बनाया। लेकिन इन्होंने आज से कोई 20 साल पहले, बल्कि 20 साल से भी थोड़ा ज्यादा अरसा पहले इन्होंने ये किया कि इन्होंने वो लिमिट खत्म कर दी। मसलन इन्होंने फ्रैक्शन बैंकिंग का आगाज किया कि फ्रैक्शनल बैंकिंग ये है कि अगर मैंने बैंक में $1000 रखा है तो बैंक जो है वो उस $1000 के बदले $10,000 कर्जे की सूरत में दे सकता है। अब आप खुद मुझे बताएं कि क्या है ये, फ्रॉड नहीं तो क्या है? बैंक वो बाकी $9,000 कहां से देगा? वो फेक करेंसी होती। तो अब जो है जो बैंक है उन्होंने आगे जो लोन्स दिए हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट की हैं, अब पीछे जो पैसा उन्होंने लोगों से लिया हुआ था वो थोड़ा है, और आगे जो उन्होंने लोन की सूरत में, बॉन्ड्स की सूरत में ज्यादा दिया है। अब वो जो उन्होंने आगे लोन्स दिए हैं मसलन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, दूसरी इंडस्ट्रीज को जहां इन्वेस्टमेंट की है वो डूब रही है, और उसके डूबने की वजह से जो वहां पे डिपॉजिटर थे वो भी डूब रहे हैं। और ये एक प्लान था, ये ना समझे कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर हो रहा है और ये बस खुद ब खुद सारा कुछ हो रहा है। ये किया जा रहा है क्योंकि ये लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को लॉन्च करने जा रहे हैं। इनका प्लान था कि हम CBDC को 2025 में लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि दुनिया में अवेयरनेस बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लोगों को समझ आ रही है इनके फ्रॉड की, तो इन्होंने डिसाइड किया है कि CBDC इसी साल जून जुलाई से हम लॉन्च करते हैं।
इसलिए बैंकों को कोलैप्स करते जा रहे हैं अपने प्लान के मुताबिक। इसका हल ये है कि आप लोग, एक तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं 2020 से बता रहा हूं वेस्ट में रहने वाले लोगों को, कि आप रियल एसेट्स खरीदें अपने पैसे से, बजाय इसके कि पैसे को बैंक में रखें, बैंक से निकालें, उससे प्रॉपर्टी खरीद लें, गोल्ड खरीद लें, सिल्वर खरीद लें। ये रियल एसेट्स हैं, ठीक है ना। ये जो एंटीक्स होते हैं, जो पेंटिंग्स होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सूरत में उसको इन्वेस्ट करें पैसे को कि वो आपके हाथ में हो, यानी बैंक के हाथ में वो पैसा ना हो। ये सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है इस क्राइसिस में, इस क्राइसिस से बचने का, वो यही है। और मेरी नजर में, आज मेरी बात नोट कर लें, कि जब भी एक रियल क्राइसिस शुरू हुआ तो सिल्वर जो है वो एक हॉट करेंसी के तौर पे सामने आएगा। सिल्वर कॉइन्स हैं, सिल्वर बार्स हैं, बड़ा सस्ता है सिल्वर। आज भी सिल्वर जो है यूके में अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है 800-850 पाउंड का 1 केजी सिल्वर मिल जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, अगर आप लोगों के पास 10-20 हजार पाउंड बैंक में पड़ा हुआ है तो 10-15 किलो सिल्वर रख लें, ठीक है ना। गोल्ड रख लें, अगर आप सिल्वर घर में रखते हुए डर रहे हैं तो गोल्ड जो है वो 10-20 हजार पाउंड का गोल्ड रखें और कोई वॉल्ट सर्विस यूज करें। और उस वॉल्ट सर्विस में यूके में बड़ी अच्छी अच्छी वॉल्ट सर्विसेज हैं, लॉकर प्राइवेट लॉकर सर्विसेज हैं, ठीक है ना। आप वहां रखें ताकि किसी भी क्राइसिस में आपकी जो वेल्थ है वो आपके हाथ में हो, ठीक है ना। और पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, ये एकदम से नहीं होगा, स्लोली स्लोली होगा। ये स्लोली स्लोली बैंकों को कोलैप्स करते जाएंगे, फिर दूसरे बैंक की बारी है। जैसे इन्होंने शुरू किया यूएसए के बैंकों से, अब यूरोप में एंटर हो गए हैं, क्रेडिट स्विस को खा गए, अब ये जाना चाहते हैं जर्मनी के डॉइच बैंक की तरफ। और डॉइच बैंक खत्म हो चुका है, ये मेरी बात नोट कर लें। जैसे क्रेडिट स्विस के बारे में मैंने आज से मेरा ख्याल है 1 साल पहले शायद किसी प्रोग्राम में बताया था कि क्रेडिट स्विस ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका था। 2022 में क्रेडिट स्विस मुझे पता चल गया था कि ये बैंकरप्ट हो गया। डॉइच बैंक जो है, जो जर्मनी का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी $1 ट्रिलियन से ज्यादा की वर्थ बताई जा रही है, वो भी कोलैप्स होने के नजदीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगला जो हमला ये करेंगे, ये डॉइच बैंक जर्मनी की तरफ जाएंगे। अब स्विट्जरलैंड वाले बैंक को फारिग करके ये जर्मन बैंक को खाएंगे, उसके बाद ये यूके में आएंगे और HSBC पे शायद हमला करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें विजिलेंट रहें, देखते रहें सिचुएशन, और पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, भागने दौड़ने की, बैंकों के आगे लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है। अपना जो हार्ड एसेट्स हैं वो खरीदें और इस फेक करेंसी पे और इन इवल बैंकों पे एतबार करना बंद कर दें, ठीक है। ये लोग जितने हमारे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में पैसे रखे हुए हैं, ये वो पैसे जब गायब हो जाएंगे तो ये कहेंगे ओ हो, जो भी गवर्नमेंट है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है, यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, ये कहेंगे ओ जी बिल्कुल आप ना घबराएं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे सेफ हैं, हम आपको आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे देंगे, लेकिन वो पैसे डिजिटल करेंसी की सूरत में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। असल प्लान डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना है और ये सारा काम उसी के लिए हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फेक करेंसी का सिस्टम है ये अपनी उम्र पूरी कर चुका है। ये जो पेपर करेंसी है ना, ये खत्म हो गई है, ये एक्सपायर्ड हो गई है, ये फिनिश हो गई है। इन्होंने इस फेक करेंसी की बुनियाद पे पिछले 100 सालों में दुनिया पे कब्जा कर लिया, हर चीज इनकी हो गई है। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिन पे इन सेटनिस्ट का, इन डेवल वर्शिप जो माफिया है, ये जो थग्स हैं, ये जो चोर हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट की सूरत में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सूरत में, जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स की सूरत में हम पे मुसल्लत है, ये जो चोरों का टोला है, इनके कब्जे में हर चीज है। तो इनको पता है कि पेपर करेंसी का टाइम अब खत्म हो गया, अब ये डिजिटल करेंसी लाना चाह रहे हैं। डिजिटल करेंसी का इनको कई बेनिफिट होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि जैसे मैं बैठ के यहाँ बातें कर रहा हूँ, इनको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, तो टिक करके बटन दबाएंगे, मैं फारिग हो जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा, मेरी सारी करेंसी गायब हो जाएगी, मैं एक्सेस ही नहीं कर सकूंगा अपने पैसे को, फिनिश, कहानी खत्म। कहां से खाऊंगा, किधर जाऊंगा, ना ट्रेवल कर सकूंगा, ना गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकूंगा, ना कुछ खा सकूंगा, तो उसी तरह से मैं फिनिश हो जाऊंगा। ये डिजिटल करेंसी है, ये टोटल कंट्रोल इनके पास होगा। चलो पेपर करेंसी जैसी भी है, फेक है, जाली है, लेकिन उस पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे से। जब हम कोई भी तिजारत करते हैं तो हम वो पेपर करेंसी पे, इसीलिए लोग जो हैं वो घरों में पाउंड, यूरो, डॉलर, रुपीस रखते हैं ताकि कल कोई इमरजेंसी हो तो हम वो पाउंड उठाएं, वो यूरो उठाएं, जो भी हमारा दिल चाहता है वो हम ले लें, ठीक है ना।
لیکن جب ڈیجیٹل کرنسی آ گئی تو آپ زیرو ہیں, آپ فنش ہیں. جب بھی یہ ایول سسٹم چاہے گا کلک کر کے بٹن دبائے گا, ڈاکٹر ولی کی ساری ویلتھ ختم, بلاک. ڈاکٹر ولی اب یا مر جائے بھوک سے یا پھر ان کی غلامی میں آ جائے. تو یہ ہے سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اصل میں یہ جو ایول مافیا ہے جنہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے, پاکستان پہ بھی انہی کا قبضہ ہے. جو برٹش امپائر ہے پاکستان پہ, اسی برٹش امپائر کا آج بھی قبضہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ برٹش امپائر اور یہ جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یو ایس کو سپر پاور نہیں رہنا ہم دینا. انہوں نے خود بنایا تھا یو ایس اے کو سپر پاور, اب یو ایس اے کو سپر پاور ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور چائنا کو سپر پاور بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اندازہ کریں کہ یو ایس اے نے جو کہ ایک جمہوری ملک تھا, چلیں وہاں ووٹ شوٹ دھوکا شوکھا کر کے جو بھی تھا, ایک احساس تھا کہ چلو وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں پاور ہے, وہ ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو چائنا میں تو وہ بیٹھ گیا نا, وہ جی پنگ ہے, وہ جی پنگ جو ہے وہ برٹش امپائر کا ذاتی پالتو نوکر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کمیونسٹ رولر ہے, اس کو کون ہٹا سکتا ہے. اب جب چائنا کا دنیا پہ راج جو یہ لانا چاہ رہے ہو جائے گا, تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انسانیت کے لیے کتنے بڑے مسائل جو ہیں پیدا ہو جائیں گے. اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ امریکن لابی اور چائنیز لابی کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے. تو اب کچھ پاکستان میں پولیٹیکل فورسز ہیں جو اپنے آپ کو یو ایس اے کے ساتھ الائن کر رہی ہیں, کچھ ہیں جو چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر رہی ہیں. تو اصل میں گڑبڑ پیدا ہوئی ہے جب پاکستان کا آرمی چیف چینج ہوا ہے, اور جو موجودہ آرمی چیف آیا ہے یہ آنیسٹ ہے, یہ کرپٹ نہیں ہے. تو یہ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے انٹرنیشنل مافیا سے, تو اس کو ریموو کر دیں گے. اس کو ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کے تھرو ریموو کر دیا جائے, ہو سکتا ہے کہ اس کو فوج کے اندر کی بغاوت کر کے. اصل اب چکر یہ ہے کہ یہ سنا یہی ہے کہ یہ مان نہیں رہا ہے, اور یہ جو انٹرنیشنل گیم اب ہونے جا رہی ہے جو یو ایس چائنا وار کی صورت میں ہوگی, اور اس میں پاکستان کو دوبارہ یہ کرائے کے ٹٹو کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو اس کا.